हेलो दोस्तों, तो सर्कल का लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए देखते हैं पिछले लेक्चर में आपको सबसे लास्ट में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वो आपको समझ में आया है नहीं, पहले उसको देखते हैं। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको समझ में आया है नहीं, ये हमें पता ही नहीं है। आपसे हम तो आपसे पूछे ही नहीं थे, फिर भी हम उसे एक बार रिकैप करेंगे। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें जो है ना सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। हाँ, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। बोला है जिसके व्यास, जिसका जो डायमीटर है ना, उसके सिरों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 एंड x2 y2। एंड पॉइंट्स देखिए, ये सर्कल है आपका। सर्कल में ए वाला डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट्स है ना ये वाला और ये वाला है ना। तो लेफ्ट साइड में उसमें खुद बोला है, यहाँ पर देख लीजिए। दोनों जो सिरा है, एक सिरा का है जो लेफ्ट साइड वाला है उसका x1 y1, राइट साइड वाला x2 y2, x1 y1। ठीक है, बोला है वेयर। अब ऐसे अगर इतना दे देगा तब तो इसके बाद करना ही क्या है, इसके बाद तो पता ही है कि हाँ कैसे करना है। इसके बाद इतना तक तो आपको बताया गया था कि हाँ एक जो है ना एक डायमीटर है, डायमीटर का अगर एंड पॉइंट्स अगर मालूम है आपको तो आप डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। वो तो बस दिया है हाँ यहाँ तक, उसके बाद कुछ ना कुछ तो कंडीशन लगाएगा ही। तो वेयर कंडीशन लगा दिया कि x1 y1 इक्वेशन इतना x² - 3x + 1, इसका जो है ना ये क्या है, मूल है, रूट है। ये जो इक्वेशन है ना इसका ये रूट है x1 y1। एंड इसके बाद फिर बोला है कि जो y1 और y2 है ये किसका मूल है, y² - y + 3 = 0। इसका जो रूट है ना, इसका जो मूल है वो ये वाला है y1 y2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो अगर उसके मूल है तो आपसे पूछे थे कि क्या हम इसे डायरेक्ट इस टाइप से लिख सकते हैं, तब तो हमें पता ही नहीं है लिख सकते हैं नहीं। कि ये इक्वेशन जो है ना x² - 3x + 1 है, तो इसको हम यहाँ पर लिखे हैं x² - 3x + 1 = 0। अब इसके जो रूट है ना, इसके जो मूल है, यहाँ पर देखिए x1 y1 है, तो x1 और y1 को क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि x - x1 और x - x2 है ना। दोनों मूल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे x में से। जैसे x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे x में से, तो यहाँ पर लिख दिए x - x1, और फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर x2 यहाँ पर है तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x - x2 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से इसको भी लिख दिए हैं। और जब इतना लिख दिए, इसके भी मूल को लिख दिए। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, मतलब है कि इक्वेशन अब हमें निकालना है ना। क्वेश्चन में यही ना बोला है कि हाँ ये जो ब्रीथ है इसके इक्वेशन हमें निकालना है। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे x - x1। ठीक है, यहाँ पर है x - x2, यहाँ पर है y - y1 और यहाँ पर y - y2। हाँ ठीक है, तो क्या x - x1 एंड x - x2 इसके प्लेस पर क्या हम इसको लिख सकते हैं, x² होगा x² - 3x + 1, क्या इसको लिख सकते हैं। तो अब पता नहीं आपका क्या आंसर आएगा, लेकिन इतना तो पता है कि हाँ आएगा यही कि हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि है ना इसी का ना ये वाला अगला स्टेप है ना। इसी का मूल है। बोले भी थे कि मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब है ये जो लिखा गया है ये, इसलिए इसको ब्रैकेट में बॉक्स में डाल दिए। तो बॉक्स वाला में जो बॉक्स में लिखा गया है ना, इसको क्या इस रूप में लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर क्या इसको लिख सकते हैं x² - 6 + 1 को। अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए x - x1 और x - x2 इसके प्लेस पर अभी लिखिए अभी। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए y - y1 y - y2 है, क्या इसके प्लेस पर y² - y + 3 को लिख सकते हैं, y² - y + 3 को। तो यहाँ पर लिख दीजिए और दोनों को लिखकर इक्वेशन बताइए क्या आया इक्वेशन इस सर्कल का। ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक है, अभी लिख दिए। आई होप आप निकाल लिए होंगे। तो अब आगे निकालते हैं।
तो इसके बाद क्या करेंगे, अब एक साथ कर देते हैं। जैसे होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक साथ अपना हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक्स दिख रहा है, माइनस में 3x, और इधर राइट साइड में अगर देखेंगे तो माइनस में y दिख रहा है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही आपका आ गया सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तब तो बताना पड़ेगा आपको। और ये जो लिखे हैं ना, इसको पहले पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, और हिंट भी ऊपर लिखे हैं ये वाला, कि हिंट है कि यदि क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके अगर रूट अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। और केवल हम ऐसे बोले नहीं कि इसी टाइप से लिखकर, हम बताए भी थे कि इस टू को कैसे लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब देखते हैं आज का। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि 5 में है ना, ऐसे कहें तो ये एक स्पेशल केस है, नहीं तो 5 नंबर समझ सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर में है कि 4th नंबर तक आपको बता दिया गया था पिछले लेक्चर में ही। तो क्या शुरू किया, डायमीटर वाला फॉर्म है ना, व्यास रूप सीख रहे थे, है ना, उससे इक्वेशन कैसे निकालते हैं व्यास रूप से। ठीक, 5th में देखते हैं कि 3 असंरेखीय बोल रहा है, नॉन कॉलिनियर बोल रहा है। ठीक है, ये आई है, ध्यान रखिएगा, NIN है, दोनों एक ही साथ हो गया, ध्यान रखेंगे ना, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि 3 असंरेखीय नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स सदैव क्या, एक, यहां देखिए, सदैव एक यूनिक सर्कल से पास होता है। ये आप कैसे कर सकते हैं, पहले तो आप ये समझिए कि ये जो असंरेखीय बोला है, असंरेखीय और संरेखीय है ना, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस क्या है। संरेखीय याद है ना, असंरेखीय लिखा है, इसका मतलब है कि ये एक लाइन में नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे कि संरेखीय बोला रहता तब वो एक लाइन में रहता, पर यहाँ पर नॉन कॉलिनियर बोला है, असंरेखीय बोला है ना, इसका मतलब है ये एक लाइन में नहीं होंगे। ठीक है, आई होप याद होगा। ठीक है, नहीं याद है ना तो अभी इसको देखिए, और याद है तो बहुत अच्छा। ठीक है, अगर असंरेखीय बोला है तो है ना, नॉन कॉलिनियर बोला है, इसका मतलब क्या है कि वो एक लाइन में नहीं होंगे। एक लाइन में मतलब इस टाइप से, जैसे कि बताया गया था आपको, बहुत हम नज़दीक दे दिए फिर भी, मतलब इस टाइप से कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स नहीं होंगे। ऐसा कब होता है, जब संरेखीय होता है, कॉलिनियर होता है। नॉन कॉलिनियर बोला है, असंरेखीय बोला है, इसका मतलब है ये एक लाइन में नहीं होंगे, मतलब एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। हम नहीं करेंगे इसी टाइप से, आप और भी बनाइए, पर वो एक लाइन में नहीं होगा। और जब एक लाइन में नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो एक ट्रायंगल बनाएगा। आप कहीं पर बना लीजिए, इसको कितना भी उल्टा पुल्टा कर लीजिए, हम कह रहे हैं ना, वो एक ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये पता है कि हाँ ये तो एक लाइन में होंगे नहीं, एक लाइन में होंगे नहीं, इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक लाइन में नहीं होंगे। एक लाइन में नहीं होंगे मतलब कोई ना कोई ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। तो आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे बात को। बोला है 3 असंरेखीय बिंदु, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स यही है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो पहली बात ये क्या है, एक ट्रायंगल बनाएगा, तो यहाँ पर ट्रायंगल बना दे रहे हैं। अरे सीधी सी तो बात है, असंरेखीय है, अभी तो बोले थे ना कि एक ट्रायंगल बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा तो ट्रायंगल अब बना देते हैं। ठीक है, देखिए तो बोल रहा है कि ये जो 3 असंरेखीय जो बिंदु बोला है ना, जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोला है, ये ऑलवेज सदैव एक अद्वितीय वृत्त, ये अद्वितीय वृत्त का मतलब क्या है, यूनिक एक सर्कल, सीधी बात एक सर्कल, ठीक है, सीधी बात एक सर्कल, मतलब एक ही सर्कल से पास होता है। सीधी बात बोल रहे हैं, एक ही सर्कल से पास होता है। ठीक है, नहीं तो यूनिक अगर समझ रहे हैं तो यूनिक समझिए कि यूनिक सर्कल से पास होता है। मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर है, हाँ ठीक है, बोल रहा है ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये जो है ना, एक अद्वितीय वृत्त से गुजरता है, सदैव एक वृत्त से गुजरता है, सीधी बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक यूनिक सर्कल से अगर पास होता है तो ठीक है। तो उससे पहले, इसको समझाने से पहले आपको याद है सरकम सेंटर वाला, सरकम सेंटर यहाँ पर है ना, उसका ज़रूरी है, याद है, परिकेंद्र, ये है आपका परिकेंद्र, सरकम सेंटर, जिसको रिप्रेजेंट O से किया जाता है। और सरकम सेंटर कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है। कैसे बनता है, तो
लंब समद्विभाजकों, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर्स होता है, जो इस शीर्ष से, सुनिएगा ध्यान से, इस शीर्ष से परपेंडिकुलर डाला गया, इस शीर्ष से परपेंडिकुलर डाला गया, सॉरी मतलब लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डाला गया, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि भुजा के लंबवत है ना परपेंडिकुलर लाइन इसे समद्विभाजित करती है, दो भागों में उसे 2 पार्ट में विभाजित करती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सॉरी कुछ गलत बोले होंगे यहाँ पर। भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये हो गया पहला भुजा, ये हो गया दूसरा, मतलब जैसा भी आप समझें, ये तीसरा साइड, ठीक है। तीनों साइड है, तीनों साइड से क्या डाला गया यहाँ पर देखिए, लंब समद्विभाजक बोल रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डाला गया। जैसे ये वाला, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला, इससे जो है ना एक लंब समद्विभाजक डाला गया, इस लाइन से जो है ना एक लंब समद्विभाजक डाला गया, इस लाइन से भी क्या किया गया, एक लंब, सॉरी ये जो लाइन है इससे जो है ना एक लंब समद्विभाजक डाला गया, ठीक है। हाँ, तो ये जहाँ पर मिला ना, सुन रहे हैं ना, ये जहाँ पर मिला, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, ये जहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला है ना, ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दूसरा हो जाएगा, और ये देखिए ये तीसरा हो जाएगा। कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला ना, हाँ तो यहाँ पर मिला, यही क्या हो जाता है, सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर यही ना होता है, हाँ। और इसी टाइप से वो भी है, अभी बताते हैं, पहले सुनिए। उसके बाद लास्ट में आपको इसमें बताया गया था कि एक परिवृत्त भी होता है, सर्कम सिकल भी एक होता है, सॉरी सर्कम सेंटर। तो परिवृत्त के लिए यहाँ पर लिखा गया कि तीनों जो शीर्ष है, तीनों जो वर्टेक्स है ना, उससे गुजरने वाला वृत्त, जैसे ये पहला हो गया शीर्ष, ये हो गया दूसरा वर्टेक्स, और ये हो गया तीसरा, ये तीनों से जो वृत्त गुजरेगा ना, जो पास होगा, मतलब इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, और इसको भी टच करेगा, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको परिवृत्त बोलेंगे, है ना, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ऐसा पॉइंट बताइए, तो ऐसा पॉइंट बताइए जिससे तीनों जो ये शीर्ष है ना, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसकी दूरियां इक्वल हो, बराबर हो। ऐसा कौन सा शीर्ष होगा, सॉरी ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, तो वो जो पॉइंट होगा ना, वो ही सर्कम सेंटर होगा। परिकेंद्र वही होता है, अभी तो बताए हैं ना। क्वेश्चन सुने हैं, हमारे क्वेश्चन ये है कि ये जो शीर्ष है ना, और ये जो शीर्ष है, और ये जो शीर्ष है, तो एक ऐसा पॉइंट बताइए यहाँ पर, इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट बताइए जिससे इन तीनों का दूरियां इक्वल हो, है ना। अगर क्या नहीं समझ में आया, एक ऐसा पॉइंट आप बताइए ना अंदर, जिससे इसका भी दूरी उतना ही हो जितना इसका दूरी हो, जितना इसका दूरी हो। तो फिर से बताते हैं, ये 3 असंरेखीय बिंदु बोला है, 3 असंरेखीय बिंदु यहाँ पर लिए हैं, नॉन कॉलिनियर यहाँ पर पॉइंट्स लिए हैं, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, हाँ ये 3 पॉइंट्स है। बोला है ये 3 पॉइंट्स सदैव जो है ना एक अद्वितीय वृत्त से गुजरता है ना, एक अद्वितीय वृत्त, अद्वितीय का मतलब छोड़ दीजिए, एक यूनिक एक सर्कल बोल रहा है, जिससे ये पास होता है, जिससे गुजरता है। तो जो आपको परिकेंद्र में अभी बताया, सॉरी जो आपको परिकेंद्र अभी ना आपको बताया गया, परिकेंद्र सर्कम सेंटर अभी बताया गया, हाँ तो उसी के जैसा 3 असंरेखीय बिंदु है, 3 असंरेखीय बिंदु मिलकर क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। जब एक ट्रायंगल बना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक परिवृत्त भी बनेगा, और ये जो परिवृत्त है ना, ये जो परिवृत्त है, ये जो सर्कम सेंटर है ना, ये जो तीनों जो शीर्ष होता है ट्रायंगल का, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों शीर्ष को क्या करता है, तीनों शीर्ष से मतलब पास होता है, उसी से गुजरता है, ठीक है। इसको भी टच करता है, इसको भी और इसको भी, इसी से पास होता है, ठीक, इसी से गुजरता है तीनों शीर्ष से, जो कि वहां पर बताए हैं, वही तो परिवृत्त के बारे में वहां पर बताया है ना। एक ट्रायंगल है, ये खुद ही बोल रहा है कि जो 3 असंरेखीय बिंदु है, तो 3 असंरेखीय यहाँ पर बिंदु लिए हैं, 3 असंरेखीय नॉन कॉलिनियर ये पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या है कि ये एक ट्रायंगल बनाएगा। और खुद देखिए ना कि एक ट्रायंगल बनाएगा, आपको बोले भी थे क्या, कैसे भी बैठाइए, ये तो तीनों ये जो पॉइंट्स है ना, कैसे भी लीजिए, एक ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि सीधी लाइन पर तो हो नहीं सकता है, सीधी लाइन पर होने के लिए तब तो संरेखीय होगा, यहाँ पर असंरेखीय खुद बोला है नॉन कॉलिनियर, इसका मतलब है ये ट्रायंगल बनाएगा। ट्रायंगल जब बनाया तो ये खुद ही बोल रहा है कि एक जो है ना यूनिक वो सर्कल बनाएगा, सॉरी यूनिक सर्कल से वो पास होगा। ये जो अद्वितीय वृत्त है ना, अद्वितीय वृत्त को बोले हैं, भूल जाइए, एक यूनिक सर्कल है, या फिर बोलें कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जिससे वो पास होता है, तो एक सर्कल यहाँ पर बनाए जिससे वो पास होता है। इस चीज़ से आपको वो सर्कम सेंटर को याद दिलाएंगे, सर्कम सेंटर में क्या होता था, एक ट्रायंगल है, हाँ एक ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल में अगर पूछा गया ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ पर बनेगा, तो सर्कम सेंटर का मतलब क्या है, सर्कम सेंटर परिवृत्त का सॉरी परिकेंद्र का मतलब क्या है कि एक ऐसा आप सेंटर बताइए, एक ऐसा पॉइंट्स बताइए जहां से तीनों जो शीर्ष है ना, तीनों जो वर्टेक्स है उसकी दूरियां इक्वल हो, है ना। अगर आप देखेंगे तो जितना दूरी यहाँ से होगा उतना ही दूरी ये जो तीसरा है ना यहाँ से होगा, सॉरी होगा, और फिर यहाँ से भी वही होगा, यहाँ से भी वही होगा, यहाँ पर बना दिए। ठीक है, फिर बताते हैं, रुकिए पॉइंट्स का पहले नेम रख देने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं तीनों अपने वाटर्स का। और ये जहाँ पर मिलता है, हम आपसे क्या पूछें, एक ऐसा इस ट्रायंगल को देखकर, अब तो ट्रायंगल अब देख भी नहीं रहा होगा, अब तो बहुत सारे इसमें दिख रहा है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है ना ABC, इस ट्रायंगल में एक ऐसा पॉइंट्स बताइए, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से इसका भी दूरी, मतलब इस शीर्ष ए वाला जो शीर्ष है ना, इसका दूरी जितना होगा, मतलब यहाँ से उतना ही दूरी यहाँ से भी होना चाहिए और यहाँ से भी होना चाहिए। इस ट्रायंगल के अंदर, ये जो ABC ट्रायंगल है ना, इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ से तीनों शीर्ष का दूरियां इक्वल हो। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो वो ये वाला पॉइंट्स होगा। ये हम कैसे बोल दिए कि ये वाला पॉइंट्स होगा, तो वो चीज़ हम सर्कम सेंटर में सीखे हैं ना, तो वो ये वाला पॉइंट्स है और यहाँ पर O दिए, क्योंकि सर्कम सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें खुद बोला है कि वो एक यूनिक सर्कल से पास होता है, तो यूनिक सर्कल से यहाँ पर पास करा दी। और अगर ये नहीं समझ में आया तो कम से कम सर्कम सेंटर के थ्रू तो समझिए। सर्कम सेंटर में जो परिवृत्त होता है, परिवृत्त क्या होता है, तीनों शीर्षों से टच करते हुए नहीं जाता है परिवृत्त में। सर्कम सेंटर उसमें भी यहाँ पर बनता है, और एक परिवृत्त बनाया जाता है ना, एक परिवृत्त होता है ना, जो कि तीनों शीर्षों को, इसको और इसको टच करता है। ठीक है, ये तो केवल सिचुएशन बता रहे हैं कि इस टाइप से 3 असंरेखीय बिंदु बोला है ना। हाँ, तो 3 असंरेखीय बिंदु बनाए हैं ना, A B, यहाँ देखिए C, 3 असंरेखीय नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बनाए हैं। हाँ बनाए हैं, तो ठीक है। तो नॉन कॉलिनियर से ये जो पॉइंट्स बनाए हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना क्या बोलते हैं, असंरेखीय है। असंरेखीय है, इसका मतलब क्या है कि ये एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो तीनों जो है ना मिलकर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, जब ये ट्रायंगल बनाया तब आपसे ये बोला गया कि ये बोल रहा है एक यूनिक सर्कल से पास होता है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, सुनिए, ये जो ट्रायंगल है ना, यही ट्रायंगल एक यूनिक सर्कल से, एक सर्कल से, सीधी बात कर रहे हैं ना, एक सर्कल से पास होता है। एक ट्रायंगल है तो 2 सर्कल से आप पास थोड़ी ना कराएंगे, 2 सर्कल से थोड़ी ना गुजराएंगे, एक ही सर्कल से गुजरेगा, एक ही सर्कल से ना पास होगा। ये जो एक वृत्त है, एक ही वृत्त से पास होगा। हाँ ठीक है, फिर से बताते हैं, 3 असंरेखीय पॉइंट्स बोला है, एक ये वाला A और एक ये वाला B, यहाँ देखिए ये C, 3 पॉइंट्स हैं। क्या है ये, असंरेखीय है, असंरेखीय है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ट्रायंगल बनाएंगे। केवल हम ऐसे नहीं बोले हैं कि इसका मतलब क्या है कि ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, हम पूरा आपके सामने तो बताए हैं ना कि हाँ ये ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि ये संरेखीय नहीं है। अगर कॉलिनियर रहता तो ये एक लाइन में होता है, यहाँ पर भी बताए थे कि एक लाइन में होता है अगर कॉलिनियर रहता तो, पर ये तो नॉन कॉलिनियर है, असंरेखीय है। इसका मतलब है कि ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स है, कितना भी करेंगे एक ट्रायंगल बनाएगा। हाँ, तो एक ट्रायंगल बनाएगा। ट्रायंगल का अपना कोऑर्डिनेट, यहाँ पर अगर देखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स हो गया, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, तीनों का अपना कोऑर्डिनेट्स। तो ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है, एक ट्रायंगल बना। बोला है कि ये जो, इसमें ट्रायंगल नहीं बोला है, बस ये चीज़ बोला है कि हाँ 3 बिंदुओं से, तो खुद से नहीं सोचेंगे कि हाँ 3 बिंदु, 3 असंरेखीय बिंदु जो बोल रहा है, 3 असंरेखीय बिंदु बनाए। फिर उसके बाद लगा कि ये जो है ना मिलकर जो है ना ये ट्रायंगल बनाएगा। ट्रायंगल के अलावा और क्या बनाएगा, ट्रायंगल ही तो बनाएगा ना। त्रिभुज के अलावा और क्या बनाएगा, एक लाइन तो बना नहीं सकता है, क्योंकि वो संरेखीय तो है नहीं कि एक लाइन बनाएगा। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हाँ वो एक ट्रायंगल बनाएगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया ABC। हाँ, तो जो ये ट्रायंगल बनाया ना, ठीक है, तो बोला है कि ऑलवेज एक यूनिक सर्कल से वो पास होगा। ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो है ना एक यूनिक सर्कल से पास होगा। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए तो एक सर्कल बनाया है ना, एक सर्कल यहाँ पर बना दी जो कि तीनों से पास होता है, मतलब तीनों जो शीर्ष है ना उससे पास होता है। ठीक है, पहले यहाँ तक क्लियर होगा तब ना। यही चीज़ यहाँ पर इसमें किया गया है। सर्कम सेंटर में और क्या किया गया है, इसके अलावा और क्या किया गया है, जितना ये एक ऐसा पॉइंट है, ये जो एक ऐसा सर्कम सेंटर है ना, ये ऐसा एक पॉइंट है जिससे इस शीर्ष का जितना दूरी है उतना ही
ये बी वाला जो है इसका दूरी है उतना ही, ये जो सी वाला है उतना ही दूरी है। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? इस ट्रायंगल के अंदर मतलब एक ऐसा ये पॉइंट है जहां से तीनों जो शीर्ष है ए बी सी, ये जो तीनों शीर्ष है ना, तीनों शीर्ष का दूरिया जो है ना इक्वल हो, बराबर है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये बताया गया था ये एक ट्रायंगल है, हाँ ठीक है ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एक परिवृत्त भी होगा, इस ट्रायंगल का एक परिवृत्त भी होगा। तो इस परिवृत्त को यहाँ पर बनाया गया। ये परिवृत्त कैसे होता है? तो तीनों शीर्षों से वो पास होने वाला सर्कल होता है। तो ये ट्रायंगल का ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो तीनों शीर्ष से देखिए ना, इस ट्रायंगल को पास कराया है, यहाँ पर पास हो रहा है ना, यहाँ से टच किया है ना, पास मतलब क्या है, गुजर रहा है ना, हाँ ठीक है पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है और यहाँ से भी पास हो रहा है, तीनों शीर्ष से तो पास हुआ, हाँ हो गया। तो वही काम तो यहाँ पर भी हुआ, उसी के जैसा तो है। 3 असंरेखीय बिंदु बोला है तो 3 असंरेखीय बिंदु बना देते हैं। हाँ ठीक है, 3 असंरेखीय बिंदु बना दिए, ऐसे छोड़िए। 3 असंरेखीय बिंदु बोला है ना, हाँ मतलब वो तीनों पॉइंट्स आप कहीं भी लीजिए वो एक ट्रायंगल बनाएगा। 3 ये क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है तो क्या करें, तो यहां से हम सोचिए कि ये जो है ना एक ट्रायंगल बनाएगा, ये एक, ठीक है ये एक ट्रायंगल बनाया। अरे क्यों नहीं बनाएगा, ट्रायंगल के अलावा और क्या बनाएगा, हमें बस यही बता दीजिएगा, ट्रायंगल के अलावा और क्या बनाएगा। हाँ एक ट्रायंगल बनाया, फिर उसमें देखें कि और क्या लिखा है। तो 3 असंरेखीय बिंदुओं में सदैव एक अद्वितीय वृत्त गुजरता है, उससे सदैव क्या है, ऑलवेज जो है ना एक यूनिक सर्कल जो है ना पास होता है। सीधी बात है, ये जो बना, ये जो पॉइंट्स है ना और ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये तीनों क्या है, असंरेखीय पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से क्या है कि एक वृत्त पास होता है, इन तीनों पॉइंट से ऑलवेज हमेशा जो है ना एक वृत्त पास होता है। ठीक है, हाँ वृत्त पास होता है। ठीक है, बस यही तो, इसके अलावा और क्या है, यही तो किए हैं। हाँ तो ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया कि एक ऐसा पॉइंट ट्रायंगल के अंदर बताइए जिससे तीनों शीर्षों का दूरिया जो है ना इक्वल हो। तो वो पॉइंट्स ये वाला मिला, जिससे जो है ना ये जो शीर्ष है जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी इसका भी होगा, उतना ही दूरी इसका भी होगा। कहाँ से? इस सरकम सेंटर से, क्योंकि ये सरकम सेंटर बोल रहा है ना। अच्छा ये क्यों हम निकाले, ये क्यों निकाला गया? अरे सब करने के बाद तो यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन ही निकालना है। ये जो है ना इसका इक्वेशन ही निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि असंरेखीय बिंदुओं से बना। सुनिए, असंरेखीय बिंदुओं से बना, ये एक ट्रायंगल है जो कि असंरेखीय बिंदुओं से बना। फिर उसके बाद उसमें बोला है कि ये जो पॉइंट्स है ना तीनों, ये क्या है, एक वृत्त से है ना, एक यूनिक वृत्त से पास होता है। हाँ ठीक है, गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो ठीक है पास हो रहा है, पास हो रहा है तो क्या, तो गुजरता है। अब गुजरता है उसके बाद वाला खुद से देखना है। गुजरता है तो ये जो आपको एक क्वेश्चन, सुन रहे बात को, फिर से बता रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि असंरेखीय है। असंरेखीय होने के रीजन, ये एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया। असंरेखीय नॉन कॉलिनियर होने के रीजन, ये जो पॉइंट्स है ना, और ये जो बी है और ये जो सी है, ये तीनों क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स के रीजन, ये क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया। देख रहे हैं ना ये ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना लिया। हाँ ट्रायंगल बना लिया, तो बना लिया तो बना लिया। बाकी अब उसमें बोला है कि एक यूनिक वृत्त से गुजरता है, तो एक यूनिक वृत्त से गुजरता है, पास करा दिए ना। इसके अलावा और कैसे पास कराएंगे आप, एक यूनिक वृत्त से गुजरता है तो गुजरा दिए, यहाँ पर देखिए तो पास करा दिए ना। और क्या किए, पास हो गया। तो अब पास हो गया तो आपसे पूछा गया कि बताइए ये जो वृत्त पास हुआ है, इस वृत्त का इक्वेशन बताइए। बस सीधी बात है, ये जो पास हुआ ना, अरे ये जो गुजरा, ये जो पास हुआ ना, ये जो वृत्त पास हुआ इन तीनों पॉइंट से, ठीक है, तो इस वृत्त का इक्वेशन आपको बताना है। तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है ट्रायंगल का, ठीक है, जो शीर्ष है ए, ये वाला बी है और ये वाला सी है, तीनों आपको मालूम है। ठीक है, ये सब मालूम है। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे बताएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर सर्कम सेंटर का सहारा लिया गया। ठीक है, सर्कम सेंटर को यहाँ पर मतलब समझाने के लिए है ना, उसका यहाँ पर सहारा लिए है। ठीक है, इसीलिए ये वाला आपसे पूछे बाद में कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल में एक ऐसा पॉइंट्स बताइए जिसको, मतलब एक ऐसा पॉइंट बताइए जो कि ए से जितना दूरी होगा, ए वाले सिर से उतना ही बी वाले से होगा,
और उतना ही सी वाले से होगा। तो वो सरकम सेंटर ये वाला मिला, सरकम सेंटर को वो से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यहाँ पर लिख दिए। अब यही जो है ना ब्रीथ का काम करेगा, समझ रहे हैं, सॉरी सेंटर का काम करेगा, सुन रहे हैं। यही जो है ना ये क्या है, इस ट्राइंगल के क्या है, एक पॉइंट है जहाँ से तीनों शीर्षों की दूरियाँ इक्वल है। सुनिएगा बात को, ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, इस ट्राइंगल का ये जो है ना एक पॉइंट है जिससे तीनों शीर्षों, एक ये शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष बराबर दूरियों पर होगा। ठीक है, अब ठीक है, अब यही चीज ये जो पॉइंट्स है ना, यही जो है ना इस ब्रीथ के लिए, इस सुन रहे हैं, इस ब्रीथ के लिए सेंटर का काम करेगा। ठीक है, इस ब्रीथ के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि एक ब्रीथ के इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का ज़रूरत होता है, एक सेंटर का, ठीक है, और ये सेंटर क्या है, तो सरकम सेंटर है। ये सेंटर क्या है, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट जैसे पता किया जाता है वैसे करेंगे। तो परिकेंद्र वो ज्ञात कीजिए, वो फाइंड कीजिए। जो सरकम सेंटर है ना, इसको पहले से बोल रहे हैं कि ये सरकम सेंटर है। तो ये जो सरकम सेंटर है ना, तो सरकम सेंटर यही ना वो है, सरकम सेंटर यही ना, सरकम सेंटर वो है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, यही ना सरकम सेंटर वो है, यही वो सरकम सेंटर वो है जो कि इससे जिससे ये शीर्ष का जितना दूरी है उतना ही ये वाला शीर्ष का दूरी है और उतना ही ये जो सी वाला शीर्ष है उसका दूरी है। तो आप खुद बताइए ना, ये जो सरकम सेंटर है, ये जो सरकम सेंटर है, वैसे यहाँ पर लिखा गया है कि परिकेंद्र, परिवृत्त का केंद्र होता है। कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि जो परिकेंद्र है ना, जो सरकम सेंटर है, उस सरकम सिकल के सेंटर होता है। परिकेंद्र कहाँ पर है, देख कर बताइए, परिकेंद्र कहाँ पर है, परिकेंद्र ये वाला है, परिकेंद्र सरकम सेंटर ये वाला है। ठीक है, सरकम सेंटर ये वाला है। तो क्या बोला है, सरकम सेंटर परिवृत्त का केंद्र होता है। परिवृत्त कौन है, परिवृत्त ये वाला है जो बनाया गया है, ये परिवृत्त है। सरकम सेंटर ये वाला, परिवृत्त ये वाला। तो हम पूछ रहे हैं ये जो परिवृत्त है ना, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल है ना, ये जो वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का आप केंद्र बताइए, इस वृत्त का आप सेंटर बताइए। तो इस वृत्त का सेंटर यही ना हो जाएगा, वही तो यहाँ पर लिखा गया है कि परिकेंद्र परिवृत्त का सेंटर होता है। ये जो परिकेंद्र है ना, ये परिवृत्त, ये जो वृत्त है इसका सेंटर है, सेंटर हो गया। यही तो बात है वहां पर भी। ये जो वृत्त है, इस वृत्त का सेंटर कौन होगा, इस वृत्त का सेंटर कौन होगा, तो परिकेंद्र होगा। यही तो सरकम सेंटर है, यही तो परिकेंद्र है ना। परिकेंद्र इस परिवृत्त का, ये परिवृत्त है, इसका सेंटर होता है। अब उस बात को भूल जाइए, वो तो केवल समझाने के लिए लिए थे। अब इतना आपको मालूम है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो सर्कल है ना, ये जो वृत्त है, इसका इक्वेशन बताइए। तो एक वृत्त के इक्वेशन बताने के लिए आपको दो चीज़ों का जरूरत होता है। कौन कौन सा, एक रेडियस चाहिए, सुनिए, एक रेडियस और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स। क्या आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, नहीं मालूम है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स के पास यहाँ पर सेंटर कौन है ये बताइए ना पहले, सेंटर कौन है, सेंटर यही ना है, सेंटर ये वाला है। तो इसको क्या बोले थे अभी, परिकेंद्र बोले थे ना, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर के चलते इसको ओ से रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि परिकेंद्र वो ज्ञात करो। क्यों ज्ञात करना है, क्यों फाइंड करना है, अरे क्योंकि इस वृत्त का इक्वेशन बताना है। वृत्त के इक्वेशन बताने के लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए ना। हाँ, तो वृत्त का ये जो वृत्त है इसका सेंटर कौन है, इसका सेंटर कौन है, इसका केंद्र यही ना है। हाँ, इसका केंद्र यही है। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना होगा, इसका कोऑर्डिनेट पता करना होगा। इसका मतलब क्या है कि सरकम सेंटर हमें पता करना होगा, मतलब परिकेंद्र का कोऑर्डिनेट पता करना होगा। इसीलिए वो ज्ञात करो लिखे हैं। हम आपसे बोल रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का इक्वेशन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस वृत्त के इक्वेशन के लिए आप सेंटर का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो सेंटर कौन है, इस वृत्त का सेंटर कौन है, ये वाला है, और ये वाला है। तो ये क्या है, अरे इसी को तो सरकम सेंटर बोलते हैं ना। ये जो वृत्त है, इस वृत्त का इक्वेशन पता करना है। वृत्त के इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होता है, रेडियस का और सेंटर का। सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर पहले देखिए सेंटर कौन है, सेंटर ये है। अब ये ओ लिखा गया है, ये ओ कैसे पता किया जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे पता किया जाएगा। तो इसके लिए बताया गया था ना यहाँ पर यही तो बताया गया था कि इसका जो है ना, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले परिकेंद्र पता करने के जो टर्म है उसको लिखा गया कि सबसे पहले BC की प्रवणता, स्लोप आप फाइंड करिए। समझ रहे हैं, तो जैसे इसमें बोला गया है ना उसी टाइप से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अगर हमें इस वृत्त का इक्वेशन निकालना है, इसका मतलब है ये जो है ना, ये ओ का मतलब क्या है, सरकम सेंटर है। तो ये जो सरकम सेंटर है ना, इसका हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। जैसे जितना मेथड से, इसीलिए केवल यहाँ पर लिखे हैं ओ ज्ञात करो, है ना, सरकम सेंटर ज्ञात करो।
अब सर्कम सेंटर कैसे निकाला जाता है, वो वहाँ से जहाँ पर बताया गया था वहाँ से हेल्प लिया जाएगा। और दो चीज़ों का ज़रूरत होता है सर्कम सेंटर मतलब सेंटर का, ब्रीथ का जो ये इक्वेशन है ना, ये ब्रीथ के इक्वेशन के लिए ब्रीथ है ना, इस ब्रीथ के इक्वेशन के लिए हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस चाहिए। तो रेडियस यहाँ पर कौन दिख रहा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लेंगे सर्कम सेंटर के थ्रू, सर्कम परिकेंद्र के थ्रू निकाल लेंगे ना, परिकेंद्र अभी आपको बताए हैं, परिकेंद्र के थ्रू आप निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, उसके अलावा और क्या चाहिए, ब्रीथ के इक्वेशन के लिए सर्कम सेंटर जब पता चल गया, मतलब जब सेंटर पता चल गया, ये जो केंद्र है ना इसका कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, तो रेडियस का चाहिए। अब रेडियस कितना है, तो रेडियस यहाँ पर 3 है ना, ये है ना, यही ना है, यही तो रेडियस का काम कर रहा है ना। ब्रीथ से यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस है, ये ब्रीथ है, ब्रीथ से ये वाला देखेंगे हाफ डिस्टेंस है, ये वाला देखेंगे ओ सी, ये भी हाफ डिस्टेंस है, तो यही तो रेडियस का काम कर रहा है ना। हाँ, तो इन तीनों में से किसी एक का दूरी पता करिए, डिस्टेंस पता करिए। रेडियस लिखे हैं R इज इक्वल टू ओ ए ओ बी ओ सी, देखिए O से A इसका पता कर लीजिए, या फिर O से B इसका पता कर लीजिए, या फिर O से C इसका पता कर लीजिए, तीनों में से किसी एक का पता कर लीजिए। और क्यों नहीं कर सकते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम चल जाएगा। और अगर आपको ये वाला निकालना है, रेडियस अगर निकालना है, रेडियस ये वाला निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, और जब सेंटर का कोऑर्डिनेट्स नहीं आपको पता चल जाएगा, अरे जब परिकेंद्र निकालेंगे तो परिकेंद्र से आपको इसका सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट्स पता नहीं चलेगा, तो इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, अब इसका निकालना है तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेथड 2, इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं, पर इस टाइप से हम लोग नहीं निकालेंगे, ये बहुत बड़ा मेथड होगा। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, परिकेंद्र का जो कोऑर्डिनेट्स है, जो ये ओ है ना, ये जो क्या बोलते हैं परिकेंद्र सर्कम सेंटर, ये जो सर्कम सेंटर है ना ओ, ये ओ क्या है, ये जो ब्रीथ है ना, इस ब्रीथ का सेंटर का काम कर रहा है, इस ब्रीथ के सेंटर का काम ये वाला कर रहा है। हाँ, तो इसी का कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इसको पता करने के लिए जैसे परिकेंद्र का पता किया जाता है वैसा ही करेंगे, है ना। तो इसको करने में बहुत टाइम लगेगा, वैसे हम क्यों करें, नहीं करेंगे। दूसरा मेथड 2 देखिए, मेथड 1 क्या लिखा गया है कि पहले सुनिए, हमें ब्रीथ का इक्वेशन ही निकालना है ना। हाँ ठीक है, ब्रीथ का इक्वेशन निकालना है, ये जो सर्कल है ना इसी का हमें इक्वेशन निकालना है। तो लिखे हैं यहाँ पर, माना ब्रीथ की इक्वेशन, सर्कल का जो इक्वेशन है वो यही ना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0, यही तो होता है ना, इसके अलावा और क्या होता है, यही ना होता है। दुनिया के कोई भी सर्कल लाइए उसका इक्वेशन इसी रूप में आएगा। हाँ ठीक है, इसी इक्वेशन का इसी इक्वेशन के रूप में, ये जनरल फॉर्म है, ले लिए। हाँ, तो ब्रीथ की इक्वेशन ये वाला ले लिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये जनरल फॉर्म है, पर ऐसा इसमें क्या क्या पुट कर देंगे जिससे इसका इक्वेशन हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर G हमें पता चल जाएगा, F पता चल जाएगा और C पता चल जाएगा, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा, ये जो इक्वेशन होगा ना इसका हो जाएगा। अगर हम पता कर लिए तो मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें मालूम है, इससे अगर हम ये G पता कर लेंगे और F पता कर लेंगे और ये जो C पता कर लेंगे, अगर ये तीनों हम पता कर लिए, इसका मतलब है ये जो इक्वेशन लिखा गया है ना, इस इक्वेशन में G को पुट कर देंगे, जितना G का वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे, जितना F का आएगा उसको पुट कर देंगे, जितना C का आएगा उसको पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो इस ब्रीथ का इक्वेशन हो जाएगा। नहीं समझे? अरे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कैसे हटा सकते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के प्लेस पर कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। इन दोनों के प्लेस पर क्या कुछ लिखा जाता है? देखिए ना आप जाकर, पीछे जितना भी इक्वेशन लिखा गया है इसके प्लेस पर कुछ नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है 1 होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। और क्या इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा इसमें क्या करना है, 2gx, इसमें एक्स के साथ कुछ करना है? नहीं, एक्स के साथ कुछ नहीं करना है। क्या 2 के साथ कुछ करना है? नहीं करना है। जी का आपको वैल्यू लाना है ना। हाँ, जी का वैल्यू आपको लाना है। 2fy है, y के साथ कुछ करना है? नहीं, y के साथ कुछ नहीं करना है। 2 नहीं करना है, f के साथ करना है, f का वैल्यू आपको लाना पड़ेगा, और c का वैल्यू लाना पड़ेगा। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, ये सब में होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें ना हो। ठीक है, ये जो x है ना ये भी सब में होगा, ये जो y है ना ये भी सब में होगा। ये देखिए, तो ये भी तो एक सर्कल का इक्वेशन है, किसी सर्कल का इक्वेशन है। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो वैसा ही है जैसे उसमें था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 2x देखिए वैसा ही है, g का वैल्यू आपको लाना रहता है। 2y कुछ किया गया नहीं, फिक्स है। हाँ, कांस्टेंट सब में अलग होगा। देखिए, और इक्वेशन होगा कांस्टेंट, इसमें देखिए 1 है, इसमें कांस्टेंट देखिए
7 है, अलग अलग है ना, सॉरी अलग अलग है ना। हाँ, इसमें देखिए x और y तो फिक्स है, पर y का जो कोफिशिएंट है वो अलग हो गया और x का कोफिशिएंट अलग हो गया। पर इसमें देखिए, इसमें वैसा ही, x का कोफिशिएंट अलग, y का कोफिशिएंट अलग। हाँ, ये दोनों फिक्स रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं करना है। तो वही तो बोल रहे हैं, ऐसा क्या है जो आप ला देंगे जिससे आपको इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर आपको क्या लाना है, बस किधर लिखा गया है। हाँ, यहाँ पर आपको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, वो तो सब में होता है, एक्स भी सब में रहेगा, ये वाई भी सब में रहेगा। पर यहाँ पर हाँ, एक और बात कि ये कांस्टेंट है, ये भी सॉरी ये कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू आपको लाना पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू लाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब में अलग अलग होता है। अभी तो यहाँ पे बताया ना, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है 1। हाँ, तो सब में अलग अलग होता है, उसी टाइप से बोल रहे हैं कि हाँ ये अलग होता है। इसके अलावा और क्या होता है, y फिक्स होता है और x फिक्स होता है। देखिए ना, इसमें y है, x है, इसमें x है, y है ना। और भी देखना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए x है, y है। हाँ, क्या बदला है, तो इसका कोफिशिएंट बदला है ना, y का जो कोफिशिएंट है वो बदला है, सब में बदलेगा, क्योंकि g पर डिपेंड कर रहा है ना। g का जो वैल्यू आएगा उस पर डिपेंड कर रहा है कि g का वैल्यू क्या आएगा, वो सब बदलते रहेगा। f पर डिपेंड कर रहा है कि f का वैल्यू क्या आएगा, वो सब बदलते रहेगा कोफिशिएंट। ठीक है, तो मतलब है कि हमें g, f एंड c ये जो है ना अननोन है, नहीं पता है हमें इस इक्वेशन का। अगर हम g, f, c पता कर लेंगे, पता करने के बाद इसमें पुट कर देंगे, हमारा इक्वेशन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, नहीं समझे हैं फिर भी चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से नहीं अगर समझ में आया तो भूल जाइए। ये तो समझ में आया है ना कि हाँ एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन है। तो बोला है इसमें कि बिंदु ए ये वाला है, बी ये वाला है और सी ये वाला है। तीनों को देखिए, ए x1, y1, यहाँ देखिए, यहाँ बी x2, y2, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए सी x3, y3, हाँ ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो वृत्त पर स्थित, ठीक है, सर्कल पर स्थित है, सही बातें है ना। ये सर्कल है और सर्कल पर क्या है, ये स्थित है। अगर देखे तो सर्कल पर स्थित है, ए x1, y1, बी यहाँ पर स्थित है, सी यहाँ पर स्थित है, हाँ ठीक है। आगे देखें, बोला है कि अगर स्थित है, अतः ये जो है ना, ये मतलब ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जो है ना वृत्त की इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, अब तो ये जानते हैं इसमें क्या है कि ये जो है ना एक सर्कल है, सर्कल पर ये वाला पॉइंट्स है और ये बी है, ये भी इसी पर है, और ये जो सी है ये भी इसी पर है। इसका मतलब है जो सर्कल का जो इक्वेशन होगा, सर्कल की इक्वेशन को क्या माने हैं, ये वाला, ये जो सर्कल का इक्वेशन है ना, ये जो सर्कल का इक्वेशन है, इसमें अगर ये वाला रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। बी वाला रखेंगे तो भी संतुष्ट करेगा। ये जो सी है इसको भी रखेंगे तो भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स सर्कल पर है। सर्कल पर है इसका मतलब है कि सर्कल का जो इक्वेशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, उसको संतुष्ट करेगा और संतुष्ट करेगा। ये जो सर्कल का इक्वेशन है, इस सर्कल के इक्वेशन में अगर इस पॉइंट्स को रखेंगे, पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है रखेंगे तो उसको संतुष्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर देखिए, हाँ, तो वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा, सही बातें है, क्या संतुष्ट करेगा। ठीक है, स्टेप 3, ए पॉइंट्स, बी पॉइंट्स, सी पॉइंट्स, ठीक है, इससे संतुष्ट करवाने पर, सुन रहे हैं ना, ए बी सी तीनों को इसमें रखने पर एक एक करके, एक बार ए के कोऑर्डिनेट्स को इसमें रखेंगे, एक बार बी के और एक बार सी के, तीनों को एक एक करके रखेंगे। फिर संतुष्ट करवाने पर जब रख देंगे, इसका मतलब हो गया कि हाँ सेटिस्फाई करवा दिए। तो सेटिस्फाई करवाने पर प्राप्त समीकरणों में, है ना, जब सेटिस्फाई करवाएंगे ना, जब उसमें रखेंगे, ये तीनों पॉइंट्स जब रखेंगे ना एक एक करके, तो आपको इक्वेशन मिलेगा। वो आपको आगे बताएंगे कि इक्वेशन मिलेगा या नहीं, मतलब मिलेगा पर अभी नहीं समझ में आएगा, हो सकता है। तो ठीक है, मिलेगा। अगर जो हमें इक्वेशन मिलेगा ना, उससे हमें जी एफ एंड सी फाइंड करना होगा। ठीक है, जो ऊपर बोले हैं कि जी एफ और सी किसी भी इक्वेशन के लिए निकाल कर और पता कर सकते हैं, पर अभी नहीं समझ में आएगा, उसको भूल जाइए, कोई बात नहीं। जी एफ सी बोला है ना पता करने के लिए, हाँ पता करेंगे। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है। देखिए अभी ऊपर वाला भूल जाइए जो भी बताया गया है, बस सिचुएशन याद रखिए। सुनिए सिचुएशन याद रखिए कि ये जो है ना एक ब्रीथ है और इस ब्रीथ का सेंटर जो है ना ये वाला है, 3 कोऑर्डिनेट्स है इस ब्रीथ पर, एक ये वाला है पॉइंट, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब आपको पता करना है ना, ब्रीथ पर 3 पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना, ए बी सी, तीनों पॉइंट्स है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इस ब्रीथ का इक्वेशन निकालिए, बस यही आपका एम होना चाहिए। हाँ ब्रीथ का इक्वेशन निकालना है, 3 पॉइंट्स आपको मालूम है, ठीक है, यही आपको निकालना है, बाकी क्या है। तो क्या किया है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में एक बोला है, सुनिए क्वेश्चन को सुनिए, पॉइंट 7,1 यहाँ देखिए 1,9 एंड 7,9, 3 आपको मिल गया ना पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गया ना। जैसे अगर इसमें देखेंगे तो ये भी 3 पॉइंट्स यहाँ पर था, है ना, ए बी सी, 3 पॉइंट्स, उस टाइप से 3 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर भी हो गया। से गुजरने वाले ब्रीथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। इन 3 पॉइंट से गुजरने वाले, पास होने वाले ब्रीथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। अरे यही 3 पॉइंट्स है ना, ए बी सी, 3 पॉइंट्स है ना, और बोला है कि इसी से, इन तीनों पॉइंट से, इससे एक ब्रीथ पास होता है। तो ब्रीथ पास कराए हैं, वही चीज़ तो वहाँ पर भी बोला है। हाँ तो गुजरता है ना, एक ब्रीथ है जो कि इन 3 पॉइंट से गुजरता है, तो पास होता है। हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। बोला है ना ब्रीथ की इक्वेशन फाइंड कीजिए, चलिए निकालते हैं। आपको ये 3 मालूम है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 पॉइंट्स आपको मालूम है। इन तीनों पॉइंट्स को सुनिए यहाँ पर बना दे रहे हैं। अभी चलिए नेक्स्ट पेज में ही बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो कि 3 पॉइंट्स वहाँ पर दिया गया है, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ठीक है। ये ब्रीथ है जो कि तीनों पॉइंट से, ए से, बी से, सी से पास हो रहा है। तो ब्रीथ का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप में क्या आपको करने के लिए बोला गया, सबसे पहला स्टेप कि मानिए जो ब्रीथ का जनरल फॉर्म है उसको मानिए, कि माना ब्रीथ का इक्वेशन, माना जो है ये जो ब्रीथ है ना इसका इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, अब लिख दें यहाँ पर, देखिए तीनों पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए। एक पॉइंट्स को इसमें से उठाएं। देखिए पहली बात कि ये तीनों पॉइंट्स जैसे वहाँ पर बोले थे ना कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना ये ब्रीथ पर है, सर्कल पर है, सर्कल पर है। इसका मतलब है कि सर्कल का जो इक्वेशन होगा, जो सर्कल का इक्वेशन हम ये माने हैं, इस इक्वेशन में इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले 7,1 को उठाते हैं। 7,1 उठाए, इसमें रखे हैं, मत देखिए जितना इसमें लिखे हैं उन सबको नहीं देखिए, टाइम नहीं है उतना। 7,1 रखे हैं, 7,1 जब रखे हैं तो हमें जो है ना ये मिला है। जब ये मिला, देखिए यहाँ पर 14g + 2f + c + 50 = 0, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। इक्वेशन वो बोला है ना वहाँ पर, आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले बोले थे कि जब आप रखेंगे ना तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसी इक्वेशन से, जैसे ये पहला इक्वेशन मिला, फिर उसके बाद 1,9 रखे हैं यहाँ पर, फिर अगला इक्वेशन मिला है। तो इन सब इक्वेशन से हमें क्या पता करना है, हमें क्या पता करना है, G, F एंड C, ये 3 चीज़ें हमें पता करना है, ठीक है। तो पहली बात ये सब भूल जाइए, अभी जो बोल रहे हैं, हाँ ए रखे हैं, ए वाला कोऑर्डिनेट्स, ए का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको रखे हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब उठाते हैं बी को, 1,9 को। यहाँ देखिए यहाँ पर 1,9 जब रखे हैं, देखिए ये वाला हमें मिला है। अरे रखेंगे तो मिलेगा ना, आप रख कर चेक करिएगा। अभी तो यहाँ पर केवल देखिए ये वाला, ये हमें इक्वेशन मिला, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमें मिला है, ठीक, सेकंड इक्वेशन इसको मान लिए, ठीक है। इसी टाइप से तीसरा वाले पॉइंट्स को उठाइए, सी 7,9, तो 7,9 यहाँ पर देखिए, 7,9 को यहाँ पर रखे हैं तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला है, मतलब थर्ड इक्वेशन इसका नेम दे दिए, ठीक है। अब 3 इक्वेशन आपको मालूम चल गया, सुनिएगा, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 इक्वेशन कैसे मालूम चला, इन्हीं तीनों पॉइंट्स के थ्रू। ये जो तीनों पॉइंट्स है ना ए बी सी वाला, यहाँ पर ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इन तीनों से हमें 3 इक्वेशन मिला, सही बात है ना, तीनों को रखे हैं जब इस ब्रीथ के इक्वेशन में, तो हमें 3 इक्वेशन मिला है, 3 इक्वेशन मिला है। अब इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या पता करना है, G, F, C। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कम से कम ये तो समझिए ना कि हाँ 3 इक्वेशन है, इससे आपको G, F, C पता करना है। तो G, F, C पता करिए, चलिए करते हैं। अब तो पता कर ही सकते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पर दिख रहा है G, F, C, तीनों यहाँ पर भी है, इस इक्वेशन में भी है, सोच कर आप निकाल ही सकते हैं एक एक करके, ठीक है। और आप यहाँ पर ये इस बात को सोचिए, सॉरी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप
थोड़ा पहले सोचिए, ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, ठीक है, पहले इन दोनों इक्वेशन से ऐसा जानते हैं कि हाँ किसी इक्वेशन को उठा सकते हैं, जो कि पहला और दूसरा को ले लेते हैं और इससे निकालेंगे जी एफ सी का वैल्यू। पर थोड़ा सोच कर निकालिएगा, ठीक है। देखेंगे ना तो जो पहला वाला इक्वेशन है और जो तीसरा वाला इक्वेशन है, इसमें क्या क्या मैच हो रहा है, 14g। यहाँ पर देखिए 14g पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए c है, यहाँ पर देखिए c है, ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा कौन? जब g और c ख़त्म हो गया तो कौन बचेगा? f बचेगा ना। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, f बचेगा, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट f का वैल्यू आपको मिल जाएगा। पर अगर पहला वाला इक्वेशन और दूसरा वाला को अगर आप लेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो c डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर c जो है ना, c से c डिवाइड हो जाएगा, लेकिन g और f नहीं डिवाइड होगा। मतलब g और f में किसी एक को आप डिवाइड करेंगे, है ना। c से c तो डिवाइड हो जाएगा, हाँ ठीक है, c से c डिवाइड हो जाएगा। तो c से c डिवाइड हो गया तो इसके अलावा f और g बचेगा ना। यहाँ पर g है, इसमें भी g है, तो ये सब डिवाइड नहीं ना होगा, पर इसमें एक ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको लेते हैं पहला वाला इक्वेशन और थर्ड वाला को, तो इसमें दो डिवाइड हो जा रहा है, मतलब g भी हो जा रहा है और c भी हो जा रहा है, ओनली f बच रहा है। तो f इक्वल टू डायरेक्ट आ सकता है। अब इस बात को आप समझे हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो बिल्कुल निकालिए, कोई बात नहीं है, उसमें क्या हो जाएगा। फर्स्ट और पहला और दूसरा का ही लीजिए, पर हम यहाँ पर तीसरा और फर्स्ट मैंने माइनस यहाँ पर लगाए हैं, तीसरा माइनस फर्स्ट, तीसरा वाला इक्वेशन इसको उठाकर देखिए, यहाँ पर इसको उठाकर पूरा नहीं देखिएगा, बस यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ तीसरा इक्वेशन ये वाला है, इसको उठाकर यहाँ पर लिखे हैं, देखिए ये वाला, ठीक है। और माइनस में फर्स्ट लिखे हैं, माइनस फर्स्ट ये वाला यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कीजिए। यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, इसीलिए कह रहे थे फर्स्ट वाला और थर्ड वाला का लेने के लिए, ये भी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ओनली f बचेगा। 18 में से अगर 2 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16f मिल जाएगा। राइट साइड में यहाँ पर अभी 130 है, यहाँ पर 50 है, यानी कि कितना मिल जाएगा आपको, 90 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें, 80 मिलेगा। तो प्लस में यहाँ पर 80 दे देते हैं और इज इक्वल टू 0, तो f इज इक्वल टू माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि f का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। ये f का वैल्यू मिल गया। अभी आपको g का वैल्यू और c का वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू मिल गया, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब f का वैल्यू किसी में रखते हैं, जैसे यहाँ पर थर्ड माइनस सेकेंड लिखे हैं, थर्ड में से सेकेंड को, तो थर्ड वाला इक्वेशन ये वाला है, सेकेंड वाला इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। बचा क्या, 14 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12g। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 130 है, यहाँ पर 82 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा। तो यानी कि यहाँ से g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि g का वैल्यू अब f का वैल्यू दोनों आ गया। अब c का वैल्यू लाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में f एंड g का वैल्यू पुट करिए। अब लाइए, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखे हैं 14 मल्टीप्लाई g का वैल्यू कितना आया है, माइनस में 4। अभी देख लीजिए ना ऊपर, यहाँ देखिए यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई f कितना आया है, -5 आया है लेफ्ट इसके पहले वाले पेज में, -5 प्लस c, देख रहे हैं ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस में 56 हो जाएगा, और ये जो है ना 10 हो जाएगा, ये प्लस में c एंड यहाँ पर प्लस में 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये 56 और 10 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और अगर 66 यहाँ पर ये दोनों मिलकर 66 हो जाएगा ना, लिख देते हैं। तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 66 में से अगर 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16, और प्लस में 16 जो है ना लेफ्ट साइड में नेगेटिव में आता, राइट साइड में चला गया पॉजिटिव में, ठीक है। ये समझ में आया। तो g, f और c का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। g का वैल्यू और ये जो है ना c का वैल्यू, और इसके पहले वाले पेज में f का वैल्यू -5 आपको मिल गया। जब ये तीनों मिल गया तो ब्रीथ का इक्वेशन आप कितना माने थे उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपको बोला गया था कि ब्रीथ का इक्वेशन जनरल फॉर्मूला मान लीजिए, ये वाला माने थे। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, जो जो आपको आया है वैल्यू उसको पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। किसका इक्वेशन, जो इस क्वेश्चन का ब्रीथ है उसका इक्वेशन, x² + y² + 2 मल्टीप्लाई कितना से करना है, g का वैल्यू कितना आया है, यहाँ देखिए -4 x, f का वैल्यू कितना आया है, इसके पहले वाले पेज में -5 मल्टीप्लाई y + c
16 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा यहाँ से, ये कितना है 4 है, 4 टू जा 8, माइनस में 8x माइनस में 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। और यही बोला गया था आपको इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे बात को। बाकी आप बताइएगा कितना समझे हैं।